हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे के सारे? कैसे हैं वापस से? ओहो, वीडियो स्टार्ट करके साइड में चले गए। अब कह रहे हो अच्छा, ये हमसे पूछ रहे हैं, जल्दी जल्दी रिप्लाई करना है। रिप्लाई करो, आओ बैठो वापस से, एकदम बढ़िया। वापस तुम लोग के कमेंट्स बहुत मोटिवेटिंग है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्यूटीफुल कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्यूटीफुल कमेंट्स। हाँ जी, ज्ञान की बातें सिखा रहा हूं, ज्ञान सीख रहे हैं ना साथ साथ। कोशिश करो कि वो ज्ञान हर जगह अप्लाई हो पाए। सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है, जीवन के ज्ञान है सारे के सारे। आज कल परसों हमेशा हर जगह काम आएंगे, क्योंकि लाइफ सेम सिचुएशन बार बार क्रिएट करती रहेगी। सेम टेस्ट किसी ना किसी अलग अलग फॉर्म में होते रहेंगे। तो हमेशा के लिए सारे के सारे ज्ञान याद रखना, ठीक है? ऑलराइट, सो शुरू करते हैं। ज्ञान आज का लास्ट में करते हैं। आज के लिए जो ज्ञान है वो लास्ट में करेंगे। सो योर अग्रिम सर वेलकम्स यू टू योर त्रोना बैच। परफेक्ट, वेरी गुड। मेरे को पता है बहुत लोगों ने मिमिक्री करनी शुरू कर दी होगी इस चीज़ की, है ना? घर बैठे बैठे मम्मी पापा के सामने, भाई बहन के सामने। आपको पता है हमारे सर कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? चलो, तो ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का आखिरी लेक्चर होने वाला है। दैट इज वाई इस लेक्चर में सारा का सारा लास्ट का टॉपिक हम देखेंगे। इस लेक्चर के लिए रुके रहना, बहुत सारे PYQs लेके आया हूं। बहुत बार तुम कह रहे थे ना क्वेश्चन कम है, क्वेश्चन कम है। तुम्हें आज पता चल जाएगा कि हमने जितना पढ़ा है इस चैप्टर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे जब तुम, अपने आप तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि जितनी चीज तुमने पढ़ी है सब रेलेवेंट थी। और अगर तुम उसे पढ़ के याद कर पाओ तो सारे क्वेश्चन तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगे। कोई भी चीज नहीं पढ़ोगे तो मुश्किल तो रहेगी, है ना? करें शुरू। तो आज का लेक्चर नंबर 8। हमने कहा था फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद जाइगोट एम्ब्रियो बना रहा था, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंडोस्पर्म बना रहा था। हमने कहा था एंडोस्पर्म पहले बनता है, एम्ब्रियो बाद में बनता है। और फिर हमने सीड के बारे में पढ़ना शुरू किया था, है ना? फिर सीड के बाद हमें पता है कि एक और स्ट्रक्चर होता है प्लांट के पास, विच इज फ्रूट। तो फ्रूट डेवलपमेंट, फ्रूट के बारे में हम देखेंगे और फिर शिफ्ट करेंगे हम एपोमिक्सिस पर। यहां हम देखेंगे कि एपोमिक्सिस होता क्या है, पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में देखेंगे, पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में भी देखेंगे। बड़े मस्त मस्त कॉन्सेप्ट हैं, साइंटिफिकली बड़े रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट हैं। तो इसके बारे में आज हम शुरू करेंगे अपना काम। डिसिप्लिन फॉलो हमेशा करना है। डेट डालिए, डेट डालने के बाद आज की हेडिंग डालो फ्रूट। डेट डाल के हेडिंग फ्रूट, फल। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, बचपन से जो तुम पढ़ते आए हो और जो आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो तुम्हें धोखे का एहसास होगा कि हमारे साथ बचपन से धोखा हुआ है। फ्रूट की अगर हम बात करते हैं, रेडी है ना? हाँ जी, रेडी हैं? गुड। तो फ्रूट की हम बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट, राइपेंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फ्रूट क्या होता है? ओवरी जब फर्टिलाइजेशन के बाद पकने लग जाती है। ओवरी मैच्योर्स इनटू फ्रूट पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवरी मैच्योर होकर जो स्वोलन, फूला हुआ स्ट्रक्चर बनाता है, उसे हम कहते हैं फ्रूट। तो राइपेंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज अ फ्रूट। नॉर्मल केस है। जब हम बात करते हैं फ्रूट की,
जब हम बात करते हैं फ्रूट की, तो फ्रूट हैज टू पार्ट्स, फ्रूट हैज पेरिकार्प एंड फ्रूट हैज सीड। पेरिकार्प क्या होता है? 11th की मॉर्फोलॉजी में भी लिखा हुआ है। पेरिकार्प का मतलब होता है फ्रूट की वॉल। तो जब आप एक फल को देखते हो तो उस फल में दो चीजें हैं, फ्रूट की वॉल और अंदर उसके सीड। तो फ्रूट हैज टू पार्ट्स, पेरिकार्प एंड सीड। अगर हम देखें पेरिकार्प की, अगर हम बात करें, फ्रूट वॉल की अगर हम बात करते हैं, तो हो सकता है इट मे बी डिवाइडेड into 3 parts, या हो सकता है इट मे नॉट बी डिवाइडेड। ऐसे दो केसेस होते हैं। कुछ फलों में उनकी फ्रूट की वॉल को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, आउटर मोस्ट एपिकार्प, फिर मिडल मीजोकार्प और फिर एंडोकार्प। और कुछ फल ऐसे होते हैं जिनके पेरिकार्प को आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये दो केसेस हैं। हो सकता है पेरिकार्प डिवाइड हो जाए एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प में। एपी मतलब सबसे ऊपर, सबसे बाहर, मीजोकार्प बीच में और एंडोकार्प सबसे अंदर। या हो सकता है कि पेरिकार्प 3 पार्ट में डिवाइड ना हो पाए। सिंगल व्यू में देख लो, ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद पक जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो फ्रूट कहलाती है। उसके दो हिस्से हैं, पेरिकार्प और सीड। कुछ फलों में पेरिकार्प 3 हिस्सों में डिवाइड हो सकता है और कुछ में पेरिकार्प डिवाइड नहीं हो पाता। इफ पेरिकार्प is divided into 3 parts, अगर पेरिकार्प किसी फल की दीवार 3 हिस्से में डिवाइड हो पाती है, तो ऐसे फलों को कहा जाता है फ्लैशी फ्रूट्स। अगर पेरिकार्प 3 पार्ट में डिवाइड हो पाती है तो फ्रूट को बोलते हैं फ्लैशी फ्रूट। यहां पे तो हमने कहा था वो 3 पार्ट एपी मीजो एंडो हैं। जैसे कि हम बात करते हैं मैंगो की, हम बात करते हैं कोकोनट की, हमारे वाटरमेलन, पपाया, ये सारे फ्लैशी फ्रूट्स के एग्जाम्पल हैं। और अगर पेरिकार्प डिवाइजेबल नहीं है, अगर पेरिकार्प को आप 3 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिविजिबल है, तो इस केस में द फ्रूट इज रेफर्ड एज अ ड्राई फ्रूट। जैसे कि पी में मिलता है, ग्राउंडनट में मिलता है, बीन्स में मिलता है, मस्टर्ड में मिलता है। इन सब के फ्रूट को हम बोलते हैं ड्राई फ्रूट। आप सब ने आम देखा होगा, सिंगल व्यू। सबने मैंगो देखा होगा ना। तो अब मैंगो जो होता है
जो आउटर मोस्ट रीजन है मैंगो का, छिलका जो उतारते हैं वो एपिकार्प है। मैंगो के अंदर गुठली होती है, तो ये जो गुठली है मैंगो की, इसे हम कहते हैं एंडोकार्प। और मैंगो में बीच में जो सारा रीजन है, जो आप बहुत अच्छे से मनपसंद तरीके से खाते हो, सारा फ्लैशी फ्लैशी रीजन, गूदा जो है बीच में, दिस इज दी मीजोकार्प। बिल्कुल फ्लैशी पार्ट है, फ्लैशी मतलब गूदेदार, जो आप खाते हो। सीड जो है वो अंदर होता है। तो यहां पे पेरिकार्प 3 पार्ट में डिवाइडेड है। लेकिन अगर आप देखते हो मटर, पी को, मटर को जब आप देखते हो तो मटर में बाहर की जो पूरी दीवार है, छीलिए मटर बैठ के, नहीं सिर्फ मटर खाइए बैठ के। तो मटर जब आप छीलते हो तो वो जो पूरा का पूरा पॉड है मटर का, वो अकेला पॉड पेरिकार्प है, अनडिवाइजेबल। ये पूरा का पूरा पेरिकार्प है, फ्रूट वॉल है जो डिवाइड नहीं हो पाता। अंदर है बहुत सारी मटर के दाने। तो मटर के जो दाने हैं वो क्या हैं? वो सीड है। तो जहां पर पेरिकार्प, आउटर मोस्ट फ्रूट वॉल, 3 लेयर में डिवाइड नहीं होती, उन फलों को बोलते हैं ड्राई फ्रूट। और जहां पे वो डिवाइड हो पाती है उनको बोलते हैं फ्लेशी फ्रूट। जो तुम घर में ड्राई फ्रूट खाते हो ना, तुम बादाम खाते हो, तुम अखरोट वॉलनट खाते हो, किशमिश खाते हो, पिस्ते खाते हो, खुमानी खाते हो, ये सारे के सारे फ्लेशी फ्रूट्स के कोई ना कोई ड्राई हिस्से हैं। बोटानिकली दे आर नॉट ड्राइड फ्रूट्स। ठीक है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं दैट फ्रूट इज अ ट्रू फ्रूट, वी कैन हैव फॉल्स फ्रूट, या वी हैव पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या मतलब है इसका? ट्रू फ्रूट डेवलप्स ओनली फ्रॉम ओवरी। ट्रू फ्रूट उनको बोलते हैं जो सिर्फ ओवरी वाले पार्ट से डेवलप होते हैं। मैंगो, टोमेटो, ब्रिंजल, ये सारे के सारे हमारे ट्रू फ्रूट्स हैं। इसमें जो आपको फल दिखता है, उस फल में सिर्फ और सिर्फ ओवरी का कंट्रीब्यूशन है। फॉल्स फ्रूट की बात करते हैं, तो दे डेवलप फ्रॉम थैलेमस प्लस ओवरी। जैसे कि एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एप्पल। जो तुम काजू खाते हो ना, काजू का जो फल है, जो फ्रूट है, उसे कैश्यू एप्पल कहते हैं।
वो एक फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में आता है. एंड देन वी हैव पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. पार्थेनो वर्ड का मतलब होता है वर्जिन. अब वर्जिन का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन नहीं है इसीलिए इनके अंदर सीड नहीं होता. सीडलेस फ्रूट्स होते हैं. तो ओवरी से बना तो ट्रू, साथ में थैलेमस भी है तो फॉल्स, और बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बना है, सीडलेस है, तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है. तुमने मान लो तुमने एप्पल बनवा लिया बिना फर्टिलाइजेशन के, तो वो एक फॉल्स फ्रूट के साथ साथ पार्थेनोकार्पिक होगा. तुमने मैंगो बनवा लिया, वाटरमेलन, पपाया, ये सब बाय डिफॉल्ट ट्रू फ्रूट्स हैं, सिर्फ ओवरी से बने हैं. बट सबने बनाना देखा है. बनाना में नेचुरली पार्थेनोकार्पी होती है. वो अपने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से करता है. कौन सा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है बनाना? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. करेक्ट. बनाना के अंदर हमने कहा था सकर मिल सकते हैं. इवन बनाना के अंदर राइजोम भी मिल सकता है. तो वो उससे अपना रिप्रोडक्शन कर लेता है. बनाना को काटते अंदर ब्लैक डॉट्स दिखती हैं छोटी छोटी, वो डीजेनरेटेड ओव्यूल्स हैं. तो पार्थेनोकार्पी बनाना में होती है नेचुरली. लेकिन आप अगर चाहो तो आर्टिफिशियली भी पार्थेनोकार्पी करा सकते हो. आर्टिफिशियल को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी. आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी ऑक्सिन की मदद से कराया जाता है. ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो प्लांट्स में पार्थेनोकार्पी इंड्यूस कर सकता है. तो आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी ऑक्सिन से होता है. 11th में दिया हुआ है कि सीडलेस टमाटर बनाने के लिए आप ऑक्सिन का यूज कर सकते हो. तुमने कभी भी अब अपनी लाइफ में अगर सीडलेस पपाया खाया, सीडलेस वाटरमेलन खाया, तो इसका मतलब वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स थे, बिना फर्टिलाइजेशन के बने हैं. और उनमें क्या है, सिर्फ ओवरी ही इन्वॉल्व्ड है, तो वो ट्रू फ्रूट भी कहलाएंगे. तो ये हो गए हमारे फ्रूट्स के नोट्स. ओवरी जब पक जाती है तो फ्रूट कराती है, नॉर्मली फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है. दो पार्ट है, पेरिकार्प और सीड. सीड हम सारा पढ़ चुके हैं. पेरिकार्प या तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा या नहीं होगा. अगर पेरिकार्प डिवाइड हुआ तो आप फ्रूट को फ्लेशी फ्रूट कहते हो, नहीं हो पाए तो ड्राई फ्रूट कहते हो. फैबेसी फैमिली पी ग्राउंडनट बीन्स की, ब्रासिकेसी फैमिली मस्टर्ड की, और तो और जो हमारे राइस, व्हीट, मेज, ये सब हैं. पोएसी फैमिली, ये सारे भी ड्राई फ्रूट हैं. चावल वगैरह में जो फल लगते हैं तो देखा है जौ आती है, उस पर जौ की बाली आती है, तो वो पूरा फ्रूट है. तुम जो कवरिंग खोलते हो वो पेरिकार्प है और अंदर उसका फिर सीधा सीड निकल के आता है. तो हमने यहां पे एग्जाम्पल देख लिया कि मैंगो इज द एग्जाम्पल ऑफ अ फ्लैशी फ्रूट. पी इज द एग्जाम्पल ऑफ ड्राई फ्रूट. तुम्हारे घर में जो ड्राई फ्रूट आ रहे हैं वो फ्लैशी फ्रूट का ड्राइड पार्ट है. बादाम का फल आता है बिल्कुल ग्रीन कलर का फ्लैशी सा, अखरोट का फल आता है, उसके अंदर से ये सीड वाला पोर्शन घर में एज अ ड्राई फ्रूट यूज हो रहा है. पिस्ते में सीड वाला पोर्शन यूज हो रहा है. किशमिश में ग्रेप्स को हम ड्राई कर लेते हैं,
जो रेड ग्रेप आते हैं, लाल वाले अंगूर आते हैं बीज वाले, उनको सुखा के मुनक्का बनता है। जो पीचेस आते हैं उनको सुखा के एप्रिकॉट या खुबानी बनती है। तो वो सारे ड्राइड पार्ट्स ऑफ फ्रूट हैं। सिर्फ ओवरी थी तो ट्रू, ओवरी और थैलेमस था तो फॉल्स, बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाए तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है। एप्पल भी देखा है सबने, बहुत लोगों को पसंद भी एप्पल खाना। इस तरीके से जो हम एप्पल देखते हैं, एप्पल को कभी कट करके देखना, तो एप्पल में बिल्कुल हल्का सा सेंटर में एक लाइन सी नजर आएगी एप्पल में। इस तरीके से एप्पल में एक लाइन सी नजर आती है, और इस लाइन के अंदर सीड मिलते हैं। तो बस ये जो अंदर वाला पार्ट है ना इसका, ये इतना पार्ट ही इसकी ओवरी है। जो बाहर का मैक्सिमम पोर्शन तुम खाते हो वो सारा थैलेमस है। तो एप्पल इसलिए फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में आता है। हमने पढ़ा था ओव्यूल सीड में चेंज होता है, ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाती है। ओव्यूल से सीड बनना, ओवरी से फ्रूट बनना साइमल्टेनियस प्रोसेस है। वॉल ओवरी की फ्रूट की वॉल में चेंज होती है, जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्प। द वॉल ऑफ द ओवरी नाउ बिकम्स द वॉल ऑफ द फ्रूट एंड इट इज नोन एज पेरिकार्प। ये लिखा है फ्रूट में बी फ्लैशी, तो ग्वावा, ऑरेंज, मैंगो। इसी लिस्ट के अंदर अमरूद, ग्वावा, मैंगो, ऑरेंज, ये सब फ्लैशी फ्रूट्स हैं। एंड फ्रूट में भी ड्राई, ग्राउंडनट और मस्टर्ड। फिर सीड्स में बहुत सारे सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म है फ्रूट्स के अंदर। ठीक है। इन्होंने लिखा, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी एंड नंबर ऑफ सीड्स प्रेजेंट इन अ फ्रूट। तो ये हम नोट्स में लिख चुके हैं। अगर ओवरी में सिंगल ओव्यूल था तो फ्रूट में सिंगल सीड होगा। ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल थे तो फ्रूट में बहुत सारे सीड होंगे। ज्यादातर प्लांट्स में फ्रूट डेवलप जब होता है तो बाकी फ्लोरल पार्ट्स डीजेनरेट हो जाते हैं, सूख के गिर जाते हैं। लेकिन एप्पल में, स्ट्रॉबेरी में, कैशियो में थैलेमस फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है। ऐसे फलों को फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। ज्यादातर फलों में सिर्फ ओवरी होती है, तो ऐसे फलों को ट्रू फ्रूट कहा जाता है। फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, लेकिन देयर आर फ्यू स्पीशीज इन विच फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के भी फ्रूट्स बनते हैं। बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाए तो उन्हें हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। बनाना नेचुरल एग्जांपल है, और आप इंड्यूस कर सकते हो, जानबूझकर करा सकते हो बाय एप्लीकेशन ऑफ हार्मोन। अब फर्टिलाइजेशन तो हो नहीं रही, तो ये सीडलेस बनते हैं। अब
जिन भी जगह जहां पे भी सीड कमर्शियली खाते हो आप, वहां पे पार्थेनोकार्पी वेस्टफुल हो जाती है। तो कहां कहां तुम सीड यूज करते हो, कहां कहां करते हो? अनार खाया है सबने? पोम ग्रेनेट, अनार। अनार में जो तुम खाते हो ना पार्ट, वो उसका जूसी आउटर सीड कोट होता है, तो वहां पार्थेनोकार्पी वेस्टफुल है। मूंगफली, ग्राउंडनट, मेनली आप ग्राउंडनट उसके सीड्स के लिए खाते हो। आलमंड, वॉलनट, इन सब में आप सीड वाला पार्ट खाते हो। तो जहां पर भी सीड वाला पार्ट मेन है, वहां पार्थेनोकार्पी यूजलेस हो जाती है, वेस्टफुल हो जाती है। फिर यहां पे क्या लिखा था एनसीईआरटी ने? एनसीईआरटी ने सवाल किए थे कि आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर नाउ यू कैन टेल हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियो सैक। क्या आंसर होगा इसका? हमने कहा था एक एम्ब्रियो सैक में हमेशा एक एग होता है। हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक्स आर प्रेजेंट इन एन ओव्यूल? करेक्ट। ये भी हमने कहा था एक ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक होता है। हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन एन ओवरी? वेरिएबल था। चाइना रोज, लेडी फिंगर, मस्टर्ड, पी, वाटरमेलन, पपाया, ऑरेंजेस, इन सब के अंदर मल्टी सीडेड कंडीशन है। कोकोनट के अंदर, मैंगो के अंदर सिंगल सीडेड कंडीशन है। हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन अ टिपिकल फ्लावर? मोनोकार्पलरी भी हो सकते थे, पॉलीकार्पलरी भी हो सकते थे। हाउ मेनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन अ ट्री? वेरिएबल है। फिर उन्होंने क्या लिखा? कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट इन विच फ्रूट्स कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड्स? तो मैंने कहा था तुम्हें, एनसीईआरटी ने आगे लास्ट में दिया है, नोट्स खोल के देखो, नोट्स पलटिए, फीमेल वाले पार्ट में जाइए, वहां देखो हमने लिखा था ओवरी के अंदर एक ओव्यूल होगा तो सिंगल सीडेड फ्रूट बनता है, लेकिन मल्टी सीडेड में हमने कहा था ऑर्किड्स के अंदर मल्टी सीडेड कंडीशन है। दो पैरासिटिक प्लांट्स ओरोबैंके और स्ट्रीगा में ये कंडीशन है। इसके अलावा फाइकस, अंजीर, उसके अंदर ये कंडीशन है। ठीक है, इस बार एनटीए ने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिए थे, तो ये बीन का सीड है, कैस्टर का सीड, एज इट इज लेबलिंग याद करनी है, एनसीईआरटी पूछ सकती है लेबलिंग। कैस्टर हमने पढ़ा था एंडोस्पर्मिक होता है, तो यहां पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। अनियन का सीड, अनियन का सीड भी देखो एंडोस्पर्मिक है, मोनोकॉट है। फिर ये तो है ही हमारा दोस्त मेज का सीड, एप्पल, ये वाला हिस्सा बस ओवरी है, दिस इज योर ओवरी, अंदर वाली साइड सीड और बाहर वाले साइड थैलेमस। बहुतों की फेवरेट स्ट्रॉबेरी। ये जो टर्म दिख रही है यहां पे अकीन, अकीन को बस एज इट इज याद रखना, स्ट्रॉबेरी इज मेड अप ऑफ अकीन। बीच में सारा थैलेमस है स्ट्रॉबेरी के अंदर। मैंगो, कोकोनट,
ठीक है, फिर नेक्स्ट हेडिंग डालो, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। नेक्स्ट हेडिंग, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। लिखे? नॉर्मली हमने कहा था कि जब ओव्यूल फर्टिलाइज होता है तो सीड बनता है। एपो मतलब होता है विदाउट, मिक्सिस का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। और हो क्या रहा है उससे? सीड का फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ fruit without fertilization was parthenocarpy. Formation of seed without fertilization is apomixis. Development of seed without फर्टिलाइजेशन। सीड बनेगा बिना फर्टिलाइजेशन के, तो उस प्रोसेस को एपोमिक्सिस कहते हैं। द प्रोसेस इज एपोमिक्सिस। और जो सीड बनते हैं एपोमिक्सिस से, ये जो सीड बनते हैं इन्हें कहा जाता है एपोमिक्टिक सीड। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनने की प्रक्रिया इज एपोमिक्सिस। जो सीड बन रहा है उसे बोलेंगे एपोमिक्टिक सीड। फिर सेकेंड टर्म हमें यहां दिख रहा है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मतलब बहुत सारे, एम्ब्रियोनी आ रहा है एम्ब्रियो के लिए, लेकिन कहां पर? मैनी एम्ब्रियो इन अ सिंगल सीड। हमने क्या पढ़ा था? हमने क्या पढ़ा था? आवाज आ रही है? हमने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है, हम मस्ती मार रहे हैं यहां बैठ के, है ना? नॉर्मल केस क्या पढ़ाया था बेटा मैंने? बेइज्जती मत कराओ यार, तुम लोग यहां पढ़ के आगे नीट में देना है तुम्हें पेपर, फिर आगे स्कूलों में भी तुम जाते हो, फिर तुम ऐसे बेइज्जती करा दोगे यार, कि बोलोगे कि यार अग्रिम सर से पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ आ नहीं रहा। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मल केस हमने क्या कहा था? हमने कहा था नॉर्मल केस में कि एक ओव्यूल जो होगा, इट विल ऑलवेज हैव वन एम्ब्रियो सैक। One embryo sac will always have one egg. जब एक मेल गैमीट से फ्यूजन होगा तो हमने कहा था उससे बनेगा एक जाइगोट, और इस एक जाइगोट से बनना चाहिए एक एम्ब्रियो। तो इसका मतलब एक ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन यही सीड बन जाएगा, उसके अंदर एक एम्ब्रियो बनना चाहिए। तो पॉली एम्ब्रियोनी क्या हो गई? हाउ कैन वी डिफाइन पॉली एम्ब्रियोनी? पॉली एम्ब्रियोनी इज डेवलपमेंट ऑफ more than one embryo in a single slit/ovule। जैसे एपोमिक्सिस
सीड का डेवलपमेंट है विदाउट फर्टिलाइजेशन, वैसे ही एक ओव्यूल या सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो जाए तो उसे आप बोलोगे पॉली एम्ब्रियोनी इन अ सिंगल सीड। ठीक है, सिंगल व्यू में देख लो। एपोमिक्सिस की जो हम बात करते हैं ना, तो पहली बात जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है। साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उन जीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जिनसे ये होता है, तो जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है। और ये कॉपी किसको कर रहा है? एपोमिक्सिस जो है ये एक एसेक्सुअल प्रोसेस है। इट इज एसेक्सुअल प्रोसेस which mimics sexual process। मिमिक का मतलब होता है नकल करना। भाई हमने कहा फर्टिलाइजेशन नहीं है। स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि मियोसिस होना, फ्यूजन होना, एम्ब्रियो जाइगोट बनना, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होना, ये सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर्स हैं। तो एपोमिक्सिस क्या है? एक एसेक्सुअल प्रोसेस है जो किसकी नकल कर रहा है? सेक्सुअल की। क्यों? क्योंकि एपोमिक्सिस से आपको सीड मिल रहा है। सीड इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहां बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन रहा है, तो दैट इज वाई एपोमिक्सिस हैज कॉपीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सनफ्लावर की फैमिली है एस्टरेसी। सनफ्लावर फैमिली एज वेल एज ग्रासेस, इसमें बहुत कॉमनली मिलता है। अब सवाल आता है कि कैसे बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनेगा? क्या चीज है जो ट्रिगर करती है उसको? तो इट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विच विल ट्रिगर सीड फॉर्मेशन। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ट्रिगर्स सीड फॉर्मेशन। हमने बोला भाई नॉर्मल केस में फर्टिलाइजेशन से सीड बनता है, तो ऐसा क्या हो रहा है फर्टिलाइजेशन में? तो फर्टिलाइजेशन में जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा था। तो एक बार अगर एम्ब्रियो किसी तरीके से बनने लग जाए तो ओव्यूल सीड में चेंज हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है? बिना फर्टिलाइजेशन के ये प्रोसेस करानी है। हमें फर्टिलाइजेशन नहीं चाहिए। तो एपोमिक्सिस जेनेटिकली कंट्रोल्ड है, एसेक्सुअल है, एस्टेरेसी और ग्रासेस में मिलती है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट आपको करवाना है कि सीड फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाए। ठीक है, तो एपोमिक्सिस कराने के दो तरीके होते हैं। देयर आर टू वेज इन विच आप एपोमिक्सिस करवा सकते हो। और हमने क्या कहा? आपका अल्टीमेट गोल क्या है? आपको किसी तरीके से एम्ब्रियो बनवाना है। क्या ये एम्ब्रियो एडवेंटिशियस होंगे या नॉन एडवेंटिशियस? ये एम्ब्रियो एडवेंटिशियस होगा या नॉन एडवेंटिशियस? करेक्ट।
सारे एम्ब्रियो एडवेंटिशियस होंगे। एडवेंटिशियस मतलब हमने पढ़ा था अदर देन ओरिजिन। एक्चुअल एम्ब्रियो कहां से आता है? उस जाइगोट से जो मेल और फीमेल के फ्यूजन से बने। यहां पे फ्यूजन नहीं होना, तो जो भी एम्ब्रियो बनेंगे सारे एडवेंटिशियस एम्ब्रियो होंगे। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो आपस में सारे के सारे सीड या एम्ब्रियो क्लोन होते हैं एक दूसरे के। हेडिंग डाल लो, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी एंड रेकरेंट एगैमोस्पर्मी। ये दो तरीके हैं जिनसे हम सक्सेसफुल एपोमिक्सिस करवा सकते हैं। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या होगा? न्यूसेलस जो था इट फॉर्म्स डिप्लॉयड एम्ब्रियो। नॉर्मली हमने क्या कहा था? न्यूसेलस में मेगास्पोर मदर सेल बनती है, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करा के मेगास्पोर बनाती है, मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनता है, एम्ब्रियो सैक से एग बनता है, एग में मेल गैमीट फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। जहां भी तुम्हें लग रहा है कि मैंने ये क्या बोला नहीं समझ में आया, इसका मतलब क्या है? रिवीजन वीक है। नोट्स खोलो, नोट्स में सब कुछ, पिछले के नोट्स में सब लिखा हुआ है और ध्यान से पढ़ो। तो यहां पे क्या हो रहा है? न्यूसेलस फॉर्म्स डिप्लॉयड एम्ब्रियो। तो ये क्या एक एडवेंटिव वर्ड क्यों आ रहा है? एडवेंटिशियस से। एडवेंटिशियस एम्ब्रियो बना है। तो ये जो डिप्लॉयड न्यूसेलर एम्ब्रियो बना, इट इज पुश्ड इनटू हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक। ये जो पुशिंग का फिनोमेना है इसे कहा जाता है स्पोरोफिटिक बडिंग। न्यूसेलस डिप्लॉयड टिश्यू है, डिप्लॉयड टिश्यू को हमने कहा था स्पोरोफाइट कहते हैं, और वो जब अंदर पुश होता है तो ऐसा लगता है बड जैसा स्ट्रक्चर बन चुका है। तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में न्यूसेलस ने एम्ब्रियो बना दिया बिना फर्टिलाइजेशन के, एम्ब्रियो बन गया तो आपका सीड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। एम्ब्रियो को आप जो पुश कर रहे हो उसे कहते हैं स्पोरोफिटिक बडिंग। दिस इज नोन एज स्पोरोफिटिक बडिंग। ऑरेंज वगैरह में मिलता है ये, संतरे में। एंटन वॉन ल्यूएनहुक का नाम याद है? फर्स्ट लिविंग सेल देखा था, उन्होंने ही पॉलीएम्ब्रियोनी भी डिस्कवर करी थी। फिर आता है रेकरेंट एगैमोस्पर्मी। रेकरेंट का मतलब है रेपिटेटिव, बैक टू ओरिजिन, उसको बोलते हैं रेकरेंट। बैक टू ओरिजिन, बैक टू ओरिजिन से मतलब है कि यहां पे तुम्हें खाली डिप्लॉयड जेनरेशंस दिखेंगी, हैप्लॉयड सेल होंगे ही नहीं। ए मतलब होता है विदाउट, गैमो इज फर्टिलाइजेशन, स्पर्मी, स्पर्मा, स्पर्मा मतलब सीड, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड, एंजियोस्पर्म कवर्ड सीड। तो सिर्फ डिप्लॉयड जनरेशंस की मदद से आपके पास बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन के आ जाएगा, तो वो कहलाता है रेकरेंट एगैमोस्पर्मी। दो टाइप है इसमें,
एक को हम बोलते हैं एपोस्पोरी, एक टाइप को हम बोलते हैं डिप्लोस्पोरी। तुम्हारा मेन मकसद है एम्ब्रियो बनाना। अगर न्यूसेलस डायरेक्टली एम्ब्रियो बना दे तो वो होता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एपोस्पोरी में क्या होगा? डिप्लॉयड न्यूसेलस फॉर्म्स डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक। यहां पे न्यूसेलस एम्ब्रियो बना रहा है, यहां पे न्यूसेलस एम्ब्रियो सैक बना देता है। अब एम्ब्रियो सैक डिप्लॉयड है, मतलब इट हैज अ डिप्लॉयड एग and this diploid egg forms diploid embryo. तो ये हो गया मेरा पार्थेनोजेनेसिस। अब तक तुम्हें लगता था पार्थेनोजेनेसिस खाली एनिमल की चीज है, ऐसा नहीं है। एपोस्पोरी में न्यूसेलस डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक बना लेता है, और डिप्लोस्पोरी में जो एमएमसी थी, मेगास्पोर मदर सेल, उसको मेगास्पोर बनाना चाहिए था, बट यहां पर ये एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बना लेती है। इसमें भी सेम चीज, इसका भी एग डिप्लॉयड होगा, और वो डिप्लॉयड एग डायरेक्ट एम्ब्रियो बना देता है डिप्लॉयड। जब एग से डायरेक्ट एम्ब्रियो बनता है तो इसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। डिप्लॉयड 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 डिप्लॉयड, कहीं भी हैप्लॉयड है ही नहीं। तो सिर्फ डिप्लॉयड जनरेशन से बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनेगा, तो रेकरेंट एग एमोस्पर्मी। क्यों बन रहा है सीड? क्योंकि एम्ब्रियो बनवा दिया आपने। यहां से भी क्यों बन रहा है सीड? क्योंकि एम्ब्रियो बनवा दिया आपने। डिफरेंस बस ये है कि एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में न्यूसेलस ने एम्ब्रियो बनाया है, एपोस्पोरी में न्यूसेलस ने सीधा एम्ब्रियो सैक बना दिया, वही 7 फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस वाला प्रोसेस करके। डिप्लॉयड एग उसके अंदर था, उससे डिप्लॉयड एम्ब्रियो बन गया। इस कन्वर्जन को पार्थेनोजेनेसिस कह रहे हैं। अगर एमएमसी ने डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बनाया तो उसे डिप्लोस्पोरी कहते हैं। चीज उसमें भी सेम है, डिप्लॉयड एग से डिप्लॉयड एम्ब्रियो बन जाता है। आपको खाली डिप्लोस्पोरी के एग्जाम्पल याद रखना है। सिट्रस, ओपुंशिया, इन सब में मिल सकता है। सिट्रस इधर ही रखते हैं हम, सॉरी। सिट्रस इज द जीनस फॉर ऑरेंज। इसके अलावा ओपुंशिया, मैंगो, इन सब में हमें एडवेंटिव एम्ब्रियोनी नजर आती है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में हमने कहा था जो हमारी ओवरी है उसके अंदर ओव्यूल है, उसके अंदर एम्ब्रियो सैक है। अब न्यूसेलस के सेल ने माइटोसिस करके एक एम्ब्रियो बनाया और इस एम्ब्रियो को पुश कर दिया एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो ये जो न्यूसेलस से बना हुआ एम्ब्रियो है ये एडवेंटिशियस एम्ब्रियो है, तो इस प्रोसेस को एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहा। और ये जो पुशिंग चल रही है अंदर इसे स्पोरोफिटिक बडिंग कहा। सिंगल व्यू में देख लो, तीनों ही तरफ हमारे एम्ब्रियो बन चुके हैं। हर केस में एम्ब्रियो बना है बिना मेल फीमेल के फ्यूजन से। मेल फीमेल का फ्यूजन नहीं है, एम्ब्रियो लेकिन बन रहा है। रेकरेंट एगामोस्पर्मी का मतलब लिखा हुआ है साफ साफ कि सिर्फ डिप्लॉयड जनरेशंस में ही बिना फर्टिलाइजेशन से सीड बन जाएगा। अब अगर वो न्यूसेलस के एम्ब्रियो सैक से हो रहा है तो एपोस्पोरी, अगर वो एमएमसी के एम्ब्रियो सैक से हो रहा है तो डिप्लोस्पोरी। दोनों ही केस में पार्थेनोजेनेसिस चल रही है। एक फीमेल एग बिना फर्टिलाइजेशन के
एक नया इंडिविजुअल या एम्ब्रियो बनाता है। नॉर्मल पाथवे क्या था? डिप्लॉयड सोमैटिक टिश्यू। ये बात चल रही है न्यूसेलस की। इससे आया मियोसाइट, ये बात चल रही है एमएमसी की। नॉर्मल केस में हमने कहा था एमएमसी मियोसिस करके बनाता है हैप्लॉइड स्पोर, जिसको हमने कहा था मेगास्पोर। उससे बना एम्ब्रियो सैक, उसमें हैप्लॉइड एग, उसमें मेल गेमीट आया, जाइगोट और एम्ब्रियो। ये नॉर्मल डेवलपमेंट है। अब हमने क्या कहा, अगर न्यूसेलस सीधा एम्ब्रियो बना देता है तो उसे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कह रहे हैं। आपके पास एम्ब्रियो बन चुका है, ओव्यूल से सीड रेडी हो जाएगा। सेकेंड केस, न्यूसेलस ने अपने आप को एज अ स्पोर काम किया है। जो काम मेगास्पोर में हो रहा था एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए, नॉर्मली मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक बनाता है। अगर न्यूसेलस स्पोर का काम करने लग जाए, न्यूसेलस इज बिहेविंग एज अ डिप्लॉयड स्पोर, डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बना, उसमें डिप्लॉयड एग से बिना फर्टिलाइजेशन के इंडिविजुअल बन रहा है, तो उसे आप बोलोगे पार्थेनोजेनेसिस। तो ये है एपोस्पोरी। अगर एमएमसी ने ये काम किया, एमएमसी ने मेगास्पोर ना बना के, फेलियर ऑफ रिडक्शन, मियोसिस नहीं कर रहा, खुद ब खुद वो स्पोर का काम कर रहा है, तो भी पाथवे सेम हो जाती है, तो भी हमारा डिप्लॉयड एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है। Although seeds are the product of fertilization, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में जैसे कि एस्टरेसी और ग्रासेस, ये सीड बिना फर्टिलाइजेशन के बनाते हैं। इस मैकेनिज्म को, इस प्रोसेस को एपोमिक्सिस कहा गया। What is fruit production without fertilization called? This is known as पार्थेनोकार्पी। तो एपोमिक्सिस क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन के, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है, कॉपी कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड। तो वो जो सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट है वो यही है, या जो ये तुम्हें बना के दिया है। सीड बनाने के लिए एम्ब्रियो चाहिए, या तो न्यूसेलस डायरेक्ट एम्ब्रियो बनाए, या न्यूसेलस एम्ब्रियो सैक बनाए जिसके एग से एम्ब्रियो बने, या एमएमसी एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बनाए जिसके डिप्लॉयड एग से एम्ब्रियो बने। और हमने कहा था जो सीड एपोमिक्सिस से बनता है उसे एपोमिक्टिक सीड कहते हैं। फिर एनसीईआरटी ने लिखा है, देखो, इन सम स्पीशीज डिप्लॉयड एग बिना रिडक्शन डिवीजन के बनता है, बिना मियोसिस के डिप्लॉयड एग बन रहा है, और वो डेवलप हो जाता है एक एम्ब्रियो में बिना फर्टिलाइजेशन। यही तो डेफिनेशन हमारी है पार्थेनोजेनेसिस की। फिर उन्होंने क्या बोला है, मोर ऑफन इन सिट्रस एंड मैंगो। तो एनसीईआरटी ने मैंगो भी लिख के दिया है, तो हम भी यहां पे मैंगो डाल लेते हैं। सिट्रस और मैंगो के अंदर न्यूसेलस के सेल्स जो एम्ब्रियो सैक के पास थे वो डिवाइड करते हैं। प्रोट्रूड मतलब अंदर घुस जाना, they enter inside the embryo sac and develop into embryos. In such species, each ovule contains many embryo. This is known as polyembryony. ठीक है। इन्होंने पूछा है, count the number of embryo in each seed. What would be the genetic nature of apomictic embryo? तो ये सारे आपस में क्लोन्स हैं,
न्यूसेलस से बनने वाले जितने भी सेल्स हैं वो आपस में क्या होंगे, क्लोन होंगे। फिर उन्होंने कहा कि हाइब्रिड वैरायटीज जो होते हैं उनको कल्टीवेट किया जाता है। कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड हैज इंक्रीज्ड, क्योंकि हाइब्रिड में आप सारे डिजायर्ड कैरेक्टर एक साथ ले आते हो। मुश्किल होता है ये बनाना, लेकिन बन जाते हैं। एक प्रॉब्लम है इन हाइब्रिड्स की, क्या? हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। आपका वो जो पेरेंट स्टॉक है उसी से बार बार हाइब्रिड सीड्स बनवाने पड़ते हैं। क्यों? अगर आप सीड्स को हाइब्रिड प्लांट से कलेक्ट करोगे, जो हाइब्रिड प्लांट उगा उसके जब आप सीड लोगे तो उसमें तो मियोसिस वगैरह हुई होगी, उसके अंदर मियोसिस हुई तो कैरेक्टर्स अलग अलग हो गए होंगे। द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड दे डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर्स। तो वो जो पेरेंट स्टॉक है उसी से बार बार हाइब्रिड बनवाने पड़ते हैं। हाइब्रिड के बच्चे हाइब्रिड होंगे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो मियोसिस वगैरह करा के कैरेक्टर्स अलग अलग कर लेते हैं। हाइब्रिड का प्रोडक्शन कॉस्टली हो जाता है। अगर ये हाइब्रिड एपोमिक्सिस दिखा दें, अगर ये हाइब्रिड बिना मियोसिस बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनवा दें तो कैरेक्टर्स सेग्रीगेट नहीं होंगे और फिर फार्मर हाइब्रिड के सीड्स को यूज करते जा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा है हाइब्रिड इंडस्ट्री में एपोमिक्सिस का। तो पूरी लैब में काम चल रहा है कि वो जो एपोमिक्सिस कराने वाली जीन्स हैं उनको हाइब्रिड में इंट्रोड्यूस कराया जा सके। ठीक है, एक बार लिखवा दे रहा हूं सारी टर्म्स। पार्थेनोजेनेसिस प्लांट में भी होती है। क्या क्या मतलब है इन सारे वर्ड्स का? पार्थेनोजेनेसिस क्या है? इट इज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम unfertilized फीमेल गैमीट। तो जब भी कहीं पे तुम्हें देखे एक न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन फीमेल गैमीट से बन रहा है तो उसे पार्थेनोजेनेसिस बोला जाएगा। हनी बी में हमने पढ़ा था कि फीमेल हनी बी जो होती है उसने एग ले किया, अब उस एग में कोई फर्टिलाइज अगर नहीं करने आता तो कुछ टाइम के बाद वो जो एग है वो चेंज होके एक नया मेल हनी बी बना देती है। तो फीमेल एग से बिना फर्टिलाइजेशन के नया इंडिविजुअल बना है, इसलिए वो पार्थेनोजेनेसिस है। हमारे रिकरेंट एगैमोस्पर्मी के केस में एग से बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट एम्ब्रियो बना है, यही एम्ब्रियो तो नया पौधा बनेगा, तो इसलिए इसको भी हमने बोला पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोकार्पी क्या है? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो फ्रूट का बनना बिना फर्टिलाइजेशन के पार्थेनोकार्पी है। एक इंडिविजुअल का फीमेल गैमीट से बिना फर्टिलाइजेशन के बनना, अनफर्टिलाइज मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के बनना, पार्थेनोजेनेसिस है। एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस।
सीड बन जाए बिना फर्टिलाइजेशन के तो एपोमिक्सिस। प्लांट में पार्थेनोजेनेसिस के जरिए एपोमिक्सिस हो रही है। प्लांट अगर रेकरेंट एगैमोस्पर्मी कराने पे चल जाए, प्लांट अगर रेकरेंट एगैमोस्पर्मी करने लगता है तो वो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू एम्ब्रियो बना रहा है और इसीलिए उसमें एपोमिक्सिस हो पा रही है। तो पार्थेनोजेनेसिस के लिए याद रखना प्लांट में भी हो सकता है। तीनों डेफिनेशंस एक साथ। तो ये था हमारा सारा का सारा चैप्टर। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे पॉज करते जाना, हम सारे क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं। एपोमिक्सिस इज द, क्या होता है ये? डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इन डार्कनेस नहीं है, इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर नहीं है, इनएबिलिटी भी नहीं है। हमने कहा था एपोमिक्सिस से बीज बन रहा है, सीड बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन का। सीड से क्या होगा? एक नया प्लांट बनेगा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। कोलियोराइजा, पहली बात तो कोई मोनोकॉट में होना चाहिए, मेज हो सकता है। फूड स्टोरिंग टिश्यू, तो ये तो एंडोस्पर्म हो सकता है। ए का 3 दिख रहा है कहीं पे? यस। क्या यहां पे बी के लिए हमें क्या नजर आ रहा है? यहां पे बी के लिए तो 5 होना चाहिए हमारा, बट यहां पे तो मैच नहीं हो रहा। मतलब फर्स्ट वाला मैच मेरा गड़बड़ चल रहा है, फर्स्ट वाला मैच मेरा गड़बड़ हो गया। तो हम चेंज करते हैं अपना ऑप्शन। अगर मैं कोलियोराइजा को रेडिकल से मिला दूं, भाई कोलियोराइजा मोनोकॉट का फीचर था तो हमने मेज से मिलाया, बट मेरा फूड स्टोरिंग टिश्यू एंडोस्पर्म होना चाहिए, बी का 5 होना ही चाहिए। तो बी का 5 ये रहा, ए का 4 भी मैच कर जाएगा, सी का 1 पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, तो सीडलेस ग्रेप्स आते हैं पार्थेनोकार्पिक। डी का 2 सिंगल सीडेड फ्रूट डेवलपिंग फ्रॉम मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवरी। 11th में एनसीईआरटी ने ये एग्जाम्पल ये दिया है ड्रूप के लिए। ड्रूप इज अ टाइप ऑफ फ्रूट जो मैंगो कोकोनट होते हैं। और लास्ट में बचा मेम्ब्रेनस सीड कोट, तो वो ऑटोमेटिकली मेज का फीचर, तो ऑप्शन डी। फिर टिपिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ गए। अब टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक कैसा होता है? सेवन सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, 7 न्यूक्लिएट नहीं था। द टर्म used for transfer of pollen grain from anther of one plant to stigma of a different plant, it brings genetically different types. क्या होना चाहिए? कैस्मोगैमी, क्लिस्टोगैमी, जीनोगैमी, गाइटोनोगैमी। करेक्ट। In some members, which of the following pair of family pollen grains retain their viability for month? बहुत महीनों के लिए पोलन ग्रेन वायबल हैं। तो सोलनेसी, लेग्यूमिनोसी और रोजेसी पढ़ा था, पोएसी नहीं थे, ग्रास में नहीं था ये फीचर। तो बचा 2 ही ऑप्शन। प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट 2 generations one within the other. पोलन ग्रेन हैप्लॉइड, एंथर डिप्लॉइड। जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन हैप्लॉइड, मेल गैमीट हैप्लॉइड। सीड डिप्लॉइड, फ्रूट डिप्लॉइड। एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड, ओव्यूल डिप्लॉइड। तो कहां पर ऐसी कंडीशन है जहां पर एक जनरेशन दूसरे के अंदर है, जहां एक हैप्लॉइड चीज डिप्लॉइड के अंदर है? तो डी में और ए में। सीड ऑफ फ्रूट सेम जनरेशन, पोलन एंड मेल गैमीट सेम जनरेशन।
ओव्यूल का फ्यूनिकल के साथ फ्यूजन पॉइंट क्या होता है? हाइलम। वाटर हायासिंथ में और वाटर लिली में पॉलिनेशन कैसे होती है? इंसेक्ट और विंड, वहां पे वाटर पॉलिनेशन नहीं था। थैलेमस कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन, ऐसे फलों को क्या बुलाते हैं? फॉल्स फ्रूट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर विंड पॉलिनेशन? हमने कहा था सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी होती है। परसिस्टेंट न्यूसिलस को क्या बोलते हैं? टेगमेन, चलाजा, पेरिस्पर्म, हाइलम। ये तो इनर सीड कोट का नाम था। कुछ प्लांट्स में फीमेल गैमीट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? बच्चों ने प्लांट्स देख के पार्थेनोकार्पी टिक किया था, जबकि अभी अभी हमने पढ़ा आंसर इज पार्थेनोजेनेसिस। फीमेल गैमीट से जब एम्ब्रियो बनता है तो पार्थेनोजेनेसिस प्लांट में है। What is the fate of male gamete discharged in synergid? One fuses with egg, other fuses with central nuclei, ठीक है। One fuses with egg, other degenerates in synergid, गलत। सब एग से जाएंगे, गलत। एक एग से और एक न्यूक्लियस ऑफ synergid, गलत। तो ऑप्शन 1। Which one of the following statement regarding post fertilization development is incorrect? Ovules develop into embryo sac, false. Ovary develops into fruit, true. Zygote से embryo, true. Central cell से endosperm, true. तो ऑप्शन 1 incorrect. Most common type of embryo sac in angiosperm. तो पहली बात हमने कहा था टेट्रा और बाय सिलेबस में ही नहीं है, मोनोस्पोरिक ही होगा। और हमने कहा था पहले एक डिवीजन हुआ, फिर 2 डिवीजन हुए, फिर 3 हुए, फिर एंड सो ऑन। तो हमने कहा था टोटल 7 होते हैं, बट एनसीईआरटी ने 3 के बाद एंड सो ऑन लिख दिया है, तो लोग 3 पे ही रुक जाते हैं। वैलेसिनेरिया में क्या मिलेगा? वैलेसिनेरिया में कौन से टाइप का पॉलिनेशन है? एपीहाइड्रो था, तो सबमर्ज कंडीशन में पॉलिनेशन नहीं है। फ्लावर्स ऊपर आएंगे, इंसेक्ट पॉलिनेशन नहीं है। फ्लावर्स आएंगे, विंड पॉलिनेशन नहीं है। मेल फ्लावर्स वाटर करंट से फीमेल पे आएंगे सरफेस पे, तो ये सही है। कहां पे ऑटो और गाइटोनो दोनों प्रिवेंटेड है? वीट, पपाया, कैस्टर, मेज, बोथ ऑटोगैमी एंड गाइटोनोगैमी आर प्रिवेंटेड। तो हमने कहा था ये चीज तो खाली डायोशस में होती है। डायोशस हमने कहा था डेट पाम एंड पपाया। कैस्टर वगैरह मोनोशस थे, ऑटोगामी बचाते हैं, गाइटोनोगामी नहीं बचा सकते। हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल, फॉसिल को पोलन ग्रेन के फॉर्म में प्रिजर्व करने में कौन मदद करेगा? बताओ यशिका, कौन मदद करेगा? बताया था, पढ़ाया था, स्पोरोपोलिन करेगा। पोलन किट हमने कहा था कि वो तो पोलन ग्रेन को स्टिकी बना रहा है। इंटाइन अंदर की लेयर है, वो तो कुछ नहीं कर रही, बाहर की चीज प्रोटेक्ट करेगी। ऑयल कंटेंट, ऑयल कंटेंट ने भला किसका भला किया है? मोटापा बढ़ जाता है ना फिर तो उससे। विंग्ड पोलन ग्रेन्स, हमने कहा था कभी कभी दिमाग घूम जाता है तो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आ जाते हैं। 99% एनसीईआरटी है, बट कभी कभी तो कुछ भी आ सकता है ना।
पापा मम्मी तुम्हें चीजें समझाते हैं, तुम्हारा मन होता है कुछ करने का, कर लेते हो ना अपने मन की। सारे टीचर्स पीछे पड़े हुए हैं, बेटा पढ़ लो इस तरीके से पढ़ लो, अपने मन की करेंगे हम तो इसका आंसर आया था पाइनस। कहीं सिलेबस में नहीं है, एज इट इज मेमोराइज करके रख लेना। पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल इयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। कौन से टेम्परेचर पे था? क्रायो प्रिजर्वेशन पढ़ा था हमने। कौन से टेम्परेचर पे होता है लिक्विड नाइट्रोजन? -196 पे। यशिका को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं हुआ है, कोई फायदा नहीं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होगा? डबल फर्टिलाइजेशन कौन सा ऑप्शन होगा? फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमीट्स विद 2 डिफरेंट एग्स। हो सकता है कि ऐसा 2 एग बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं बन सकते। फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमीट विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, ऐसा होगा? एक मेल गैमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो रहा है, तो ये प्रोसेस को तो खाली ट्रिपल फ्यूजन बोला था, ये थोड़ी डबल फर्टिलाइजेशन है। 2 मेल गैमीट 1 एग से, ऐसा हो नहीं सकता। तो बचा क्या फोर्थ ऑप्शन? सिनगैमी एज वेल एज ट्रिपल फ्यूजन। Which one of the following plant shows a very close relationship with a species of moth where none of them can complete life cycle? एक दूसरे के बिना जिंदगी नहीं बिता सकते। तो हमने कहा था युक्का एंड युक्का मॉथ। डायोसिस से क्या प्रिवेंट होता है? डायोसिस कंडीशन क्या प्रिवेंट करती है? बोथ ऑटोगैमी एंड गाइटोनोगैमी। फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय। विंड पॉलिनेशन का फीचर पड़ा था। एक मेगास्पोर से एंजियोस्पर्म में क्या बनता है? एम्ब्रियो सैक बनता है। हमने कहा था जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म बन जा रहा था, एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो सैक बनता है। कोकोनट में कौन सा पार्ट खाते हैं हम? क्या बताया था? द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज एंडोस्पर्म। अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड्स, किसी को अट्रैक्ट करना है और उसके लिए रिवॉर्ड देना है, तो ये किसका फीचर पढ़ा था हमने? एंटोमोफिली, इंसेक्ट पॉलिनेशन। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन किस प्रोसेस से होती है? एपोमिक्सिस से हो रही है। ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स के लिए कौन सा पार्ट सही है यहां पे? एग हैज फिलिफॉर्म अपैरेटस? नो। न्यूमरस एंटीपोडल? नो, 3 ही होती हैं। रिडक्शन डिविजन अकर्स इन एमएमसी? यस। स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट? नो, लार्ज सेंट्रल सेल था। ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज इक्विवेलेंट टू, नोट्स में यह भी लिखवाया हुआ है। तो हमने कहा था ओव्यूल इज कंपेयर टू मेगास्पोरेंजियम, कार्पल इज मेगास्पोरोफिल। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? एक्साइन स्पोरोपोलन का बना है, ट्रू है। पोलन ग्रेन एलर्जी कराता है, ट्रू है। पोलन को लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं क्रॉप ब्रीडिंग के लिए, ट्रू है। टेपिटम डिहाइसेंस कराएगा, फॉल्स। टेपिटम खाली नरिशमेंट कराएगा, आउटर 3 वॉल्स ब्रेक ओपन कराएंगी। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू, बताया था ना, क्वेश्चन आते हैं ऐसे। तो प्रॉक्सिमल एंड किससे था? या तो थैलेमस या पेटल से था। कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट, नारियल पानी क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इंसेक्ट दैट कंज्यूम पोलन और नेक्टर
विदाउट ब्रिंगिंग पॉलिनेशन आर कॉल्ड रॉबर्स, तो ये तो करेक्ट है। पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपाउंड ऑफ पोलन इंटरेक्टिंग विद पिस्टिल, तो ये भी ट्रू है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। कुछ रेप्टाइल्स पॉलिनेटर का काम कर सकते हैं, यस, लिजर्ड का एग्जाम्पल था। पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कैन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीशीज ग्रोज, फॉल्स। पोलन ग्रेन दूसरे स्पीशीज के दूसरे फ्लावर पे जर्मिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर हो गया, चैप्टर में पूरी एनसीईआरटी हो गई, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने थे पॉसिबल वो हमारे हो गए, ठीक है। तो आज का ज्ञान तुम्हारा, जैसे मैंने कहा था ज्ञान लास्ट में देंगे, चैप्टर वापस से पूरी एनसीईआरटी पढ़ना, वीडियो को 2x करके फास्ट में देखने का मन करे देखना, सारे डाउट्स वापस से क्लियर हो जाएंगे, सारे आंसर कर रखे हैं पहले ही, ठीक है। तो जैसे शाम सूरज को ढलना सिखाती है, जैसे शाम सूरज को ढलना सिखाती है और शमा परवाने को जलना सिखाती है। शमा होता है कहीं पे कोई फ्लेम जल रही होती है ना, तो देखा इंसेक्ट आ जाता है उसके बाद बेचारा जल जाता है, तो शमा परवाने को जलना सिखाती है। होती है तकलीफ बेशक गिरने वालों को, होती है तकलीफ बेशक गिरने वालों को, मगर सच तो ये है कि ठोकर, कोई भी चीज आप करोगे तो ठोकर तो खाओगे, तो सच तो यह है कि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो ये तुम्हारा आज का ज्ञान है, ठीक है। कि कभी भी अगर कभी डाउनफॉल आने लगता है तो उससे घबराना नहीं है, हिम्मत बांधे रखना है, अपने यात्री अपनी सीट की पेटी बांधे रखें। जो जो काम जैसे जैसे बताया है हर लेक्चर में उसको वापस से वैसे फॉलो करो, स्ट्रिक्ट तरीके से, फुल फोकस, कंसंट्रेशन, ऑनेस्टी के साथ करो। जब ये सारी चीजें करोगे ना, रिजल्ट हमेशा तुम्हारे फेवर में आएगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, टिल देन साइनिंग ऑफ। नेक्स्ट क्लास में जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा स्टार्टिंग की एनसीईआरटी पढ़ के रखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।